Hello students, hello friends. So let's come to the chapter 12, which is state and Varna society in the age of Buddha. So we have studied Magadhan Empire, Jainism, Buddhism, and then Magadhan Empire, and then we studied in Iranian and Alexander invasion. Okay. So जब हमने लेटर वैदिक पीरियड पढ़ा था तो आपको याद होगा, तो हमने बोला था कि पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी डेवलप हुई. ठीक है, सबसे पहली बार पॉटरी कब आई? हमारी नियोलिथिक पीरियड में आई. ठीक है, हमने पढ़ा था. फिर पेंटेड पॉटरी कब आई? चैल्कोलिथिक पीरियड में आई. ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी जिसे बोला गया, ठीक है, जो कि हमारी चैल्कोलिथिक पीरियड में आई. फिर लेटर वैदिक पीरियड में जो है हमारी पेंटेड ग्रे वेयर पॉटरी आई. ठीक है, अब हम देखेंगे जो हमारे मगधन टाइम पे, आपको पता है कि बुद्धा के कंटेम्प्रेरी थे बिंबिसार. ठीक है, तो बुद्धा के टाइम पे ही थे. ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा बोला गया है, तो वो मतलब मगधन एम्पायर की सोसाइटी कैसी थी, पॉलिटी कैसी थी, उस टाइप की उसकी बात की गई है. तो अब हमने देखा पॉटरी में चेंजेस. अब हम यहाँ देखेंगे कि हमारे पास आ गई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी. ठीक है, इस टाइप की पॉटरी यहाँ पे डेवलप हुई. तो सबसे पहले हम मटेरियल लाइफ, जैसे कि हम हर उसमें पढ़ते हैं, तो मटेरियल लाइफ की अगर बात करें तो पिक्चर जो है मटेरियल लाइफ की हम किस बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं? जो हमारी पाली टेक्स्ट आई थी, जो बुद्धिस्ट का टेक्स्ट था, बुद्धिस्ट की लैंग्वेज थी, एंड संस्कृत लिटरेचर के बेसिस पे हम डिवाइड कर सकते हैं. अब जो ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में हमारा मगधन एम्पायर था, ठीक है, और मगधन एम्पायर में हमने देखा कि बहुत सारे रूलर्स आए जिन्होंने बहुत ज़्यादा उनके रीन में कुछ कुछ हुआ. बट यहीं पर अगर बात करें 6th सेंचुरी BC में ही, तो हमारी बिगनिंग हुई नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी की. ठीक है, NBP फेस की. ठीक है, तो हमारा प्रिंटेड ग्रे वेयर हमने लेटर वैदिक पीरियड में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कब आई हमारी. ये हमारी 6th सेंचुरी BC में आई, मगधन एम्पायर के टाइम पे आई. अब ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो थी, ये ग्लॉसी थी, शाइनिंग टाइप की पॉटरी थी और बहुत फाइन फैब्रिक से बनी थी, और जनरली जो रिच पीपल थे उनके टेबल वेयर का काम करती थी. ठीक है, तो ये हो गई हमारी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर. तो इस क्या बिगनिंग हुई? बिगनिंग किस पॉटरी की हुई? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी की बिगनिंग हुई. नेक्स्ट अगर उसी के अलावा बताएं तो आयरन बहुत ज़्यादा मिला. ठीक है, आयरन मिलने के कारण हमारा एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा, और इसी फेज़ में हमारा बिगनिंग हुआ मेटलिक मनी का. तो याद रखिएगा, मेटलिक मनी का बिगनिंग कब हुआ? 6th सेंचुरी BC में हुआ. और यूज़ ऑफ बर्न ब्रिक्स एंड रिंग वेल्स अपीयर्ड इन द मिडिल ऑफ द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन मीन्स 3rd सेंचुरी BC. तो यहाँ पे हमने 3 चीज़ों की बिगनिंग देखी. पहली चीज़ बिगनिंग ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, सेकेंड बिगनिंग ऑफ मेटलिक मनी. फिर हमने देखा कि एग्रीकल्चर और ये सब बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ. अब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेस की अगर बात करें, इसी के कारण हमारी सबसे इंपॉर्टेंट बिगिनिंग हुई सेकेंड अर्बनाइजेशन की. ओके, तो फर्स्ट अर्बनाइजेशन हमने कब पढ़ा था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में पढ़ा था. अच्छे से याद है हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्यों अर्बनाइजेशन पढ़ा था? क्योंकि वहाँ की जो हमारा ग्रिड सिस्टम था, जो हमारी ड्रेनेज सिस्टम था, वो बहुत ज़्यादा अर्बनाइज था. चैल्कोलिथिक पीरियड हमने पढ़ा था जो कि रूरल एरियाज़ पे बेस्ड था, वो अर्बनाइज नहीं हो पाया. बट हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत अर्बनाइज था. अब उसके बाद अर्बनाइजेशन की बात अगर करें तो हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन आया 6th सेंचुरी BC में. ठीक है, और इसी 6th सेंचुरी BC में हमारा बिगनिंग हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन की. हड़प्पन टाउन्स जो थे फाइनली डिसअपियर हो गए थे 1500 BC में, क्योंकि वैदिक पीरियड आ गया था, और 1000 ईयर्स तक ऐसा कोई टाउन नहीं था इंडिया में. ठीक है, जैसे ही हमारा टाउन एमर्ज हुआ गैंगेटिक बेसिन में, उसी बेसिस पे हमारा सेकेंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ 6th सेंचुरी BC में. अब कौन कौन से टाउन से? जैसे कि कौशाम्बी, श्रावस्ती, अयोध्या, कपिलवस्तु, जो हमने 16 महाजनपदास पढ़े, वो सारे हमारे टाउन थे. और यहीं पर हमारा हैबिटेशन स्टार्ट हुआ. मड स्ट्रक्चर्स जो थे वो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर फेस से बिलोंग करने लगे. तो ये सारी चीज़ें हमारी हुई. तो सेकेंड अर्बनाइजेशन की यहाँ पे बिगनिंग हुई. क्यों वाई सेकेंड अर्बनाइजेशन बिगिन? बिकॉज राइज ऑफ टाउन्स हमारे बहुत राइज हुए, उसके कारण जो है सेकेंड अर्बनाइजेशन हमारा चालू हुआ. नेक्स्ट अगर बात करें तो बहुत सारे वुडन पैलेसाइड्स, मतलब वुडन पैलिसेड्स की अगर बात करें तो जो हमारी साइड बाई साइड हमारे घर के जो हम लकड़ी लगा देते हैं, तो उस टाइप के जो हैं वो हमको पटना में मिले, जो बोला जाता है कि मॉडर्न और प्री मॉडर्न टाइम से पहले के थे. कुछ टाउन्स फोर्टिफाइड भी थे. हाउसेज जो थे वो मोस्टली मड ब्रिक से बने थे, मिट्टी से बने होते थे या वुड से बने होते थे, जो हमारे मॉइस्ट क्लाइमेट जो है मिडिल गैंगेटिक प्लेन का, उसको सूटेबल था. 7 स्टोरेड पैलेसेस भी मिले, जो कि
पाली टेक्स्ट में मेंशन है, बट डिस्कवर्ड ऐसा कहीं नहीं हुआ। स्ट्रक्चर्स जो एग्जीक्यूट हुए वो अनइम्प्रेसिव थे। तो जनरली हमको पता चलता है कि ये सारी चीज़ों से ये पता चलता है कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई एज कंपैरिजन टू जो हमारी लेटर वैदिक पीरियड पे थी। ठीक है, तो ग्रेट इंक्रीज इन पॉपुलेशन व्हेन कंपेयर्ड विद द पेंटेड ग्रेवियर सेटलमेंट। पेंटेड ग्रेवियर सेटलमेंट मतलब लेटर वैदिक पीरियड के जो सेटलमेंट थे उनसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे ग्रो हुई। अब बहुत सारे टाउन्स जो थे वो सीट्स थे हमारे गवर्नमेंट की, जो कि हमने पढ़ा हरेंक डायनेस्टी, फिर हमने पढ़ा शिशुनाग डायनेस्टी, देन नंदा डायनेस्टी। ठीक है, तो सीट ऑफ गवर्नमेंट थी, बट ऐसा कॉजेज ऑफ ओरिजिन नहीं देखा जाता। बट अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा मर्चेंट और आर्टिशंस बहुत पाए गए इस एरिया में। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन जो था आर्टिशन को वो वैशाली में बहुत ज़्यादा था। बोथ आर्टिशंस और मर्चेंट की वजह से वो हमारा गिल्ड सिस्टम डेवलप हुआ। तो गिल्ड एमर्जेंस ऑफ गिल्ड सिस्टम कहाँ पे हुआ? हमारा 6th सेंचुरी BC में हुआ। और आर्टिशंस और मर्चेंट्स को डिवाइड कर दिया गिल्ड्स में अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेडमैन। तो मान लीजिए एक गिल्ड का एक हेडमैन है तो उसमें कोई आर्टिशन होगा, फिर दूसरे गिल्ड का दूसरा हेडमैन है उसका कोई आर्टिशन होगा। तो गिल्ड सिस्टम हमारा यहाँ पे डेवलप हुआ। और हमने देखा कि 18 गिल्ड्स जो हैं आर्टिशन के हमको मिले, बट ओनली गिल्ड्स ऑफ स्मिथ, कारपेंटर्स, लेदर वर्कर्स एंड पेंटर्स आर स्पेसिफाइड। जो भी आर्टिशंस और मर्चेंट थे वो फिक्स्ड लोकेलिटीज़ में रहते थे, और वेसास जो होते थे उनको मर्चेंट बोला जाता था। मर्चेंट्स को क्या बोला जाता था? वेसास बोला जाता था। याद रखिएगा, ये टर्म्स UPSC पूछते हैं। तो मर्चेंट्स को क्या बोला जाता था? वेसास बोला जाता था। स्ट्रीट्स मिली हमको वाराणसी में। सिमिलरली आइवरी वर्कर्स भी मिले थे। तो अगर हम बात करें तो हमारा जो स्पेशलाइजेशन है क्राफ्ट्स में वो कहीं ना कहीं गिल्ड सिस्टम पे बेस्ड था एज वेल एज लोकलाइजेशन पे बेस्ड था। और जनरली क्राफ्ट्स हेरिडेटरी था, मतलब उन्हीं के फैमिली वाले कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द जो हमारे टाउन्स, आर्टिशन एंड मर्चेंट्स थे, आर्ट एंड क्राफ्ट था, गिल्ड सिस्टम यहाँ पे डेवलप हो, बिगनिंग ऑफ गिल्ड सिस्टम। तो 3-4 चीज़ें बिगनिंग हुई। पहली चीज़ बिगनिंग ऑफ नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी, नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ मेटलिक मनी, नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। फिर उसके बाद हमने देखा कि हाउसेज जो थे और यहाँ पे ग्रेट इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में। फिर नेक्स्ट बिगनिंग ऑफ गिल्ड सिस्टम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द मटीरियल लाइफ। उसके आगे भी कुछ देख लेते हैं। अब प्रोडक्ट्स जो थे क्राफ्ट्स के, जो भी प्रोडक्ट्स थे क्राफ्ट्स के, वो मर्चेंट जो है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कवर करते थे, क्योंकि हमको ऐसे एविडेंसेस मिले जैसे कि श्रावस्ती जो था कौशाम्बी और वाराणसी से लिंक था। और जो हमारा वाराणसी था वो ग्रेट सेंटर था ट्रेड का एट द एज ऑफ बुद्धा। फिर श्रावस्ती जो है ईस्टवर्ड अगर मूव करे और साउथवर्ड मूव करे थ्रू कपिलवस्तु एंड कुशीनारा, और उसके बाद हम वैशाली आ सकते थे। तो ये सारे रूट्स भी हमको बहुत ज़्यादा मिले। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैसे हम उसको कवर करते, कैसे हम क्राफ्ट्स को ले जाते थे दूर तक। नेक्स्ट अगर बात करें तो ट्रेड जो है फैसिलिटेट किससे होता था? 2 चीज़ों से फैसिलिटेट होता है। पहली चीज़ राइटिंग, दूसरी चीज़ है हमारा यूज़ ऑफ मनी। तो ट्रेड जो है फैसिलिटेट कैसे हुआ? यूज़ ऑफ मनी से, क्योंकि मेटेलिक मनी हमको पहली बार मिली। द टर्म निक्शा और सतमाना जो था वो वैदिक पीरियड में नेम थे कॉइन्स के, बट इसके 6th सेंचुरी के पहले नहीं पाए गए। और वैदिक टाइम्स में अगर बात करें तो एक्सचेंज जो है बार्टर सिस्टम से था, जो कि हमने देखा था। और कैटल जो है करेंसी की तरह सर्व करता था। तो जिसके पास कैटल ज़्यादा होती थी वो ज़्यादा अमीर होता था। कॉइन्स जो थे वो पहली बार अपीयर हुए मेटलिक मनी एट द एज ऑफ गौतम बुद्धा, और पंच मार्क्ड कॉइन्स उन्हें बोला गया। पंच मार्क्ड कॉइन्स इसलिए बोला गया क्योंकि मेटल के पीसेस थे, उसमें बहुत सारे सर्टन मार्क्स बनाए जाते थे पंच करके, सच एज हिल, ट्रीज, फिश, बुल, एलिफेंट, क्रेसेंट एटसेट्रा। ठीक है, तो अर्लीस्ट जो थे हमारे पंच मार्क्ड कॉइन्स वो हमको ईस्टर्न यूपी, मगध, बिहार से मिले, और कुछ कुछ तक्षशिला से भी मिले। अब पाली टेक्स्ट हमको बताते हैं कि बहुत सारा प्लेंटीफुल यूज़ ऑफ मनी हमने देखा, जिससे हमको पता चलता है कि वेजेस और प्राइसेस जो थे वो हम मनी के थ्रू देते थे ड्यूरिंग द बुद्धास पीरियड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कि कैसे हमारा ट्रेड फैसिलिटेट हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें ट्रेड कैसे फैसिलिटेट हुआ, तो राइटिंग से फैसिलिटेट हुआ। तो राइटिंग जो है अशोका जब आए थे उनके कुछ सेंचुरीज पहले आया, और ये ट्रेड के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया। अर्लीस्ट रिकॉर्ड तो हमको नहीं मिलता, बट राइटिंग कहीं ना कहीं हमको हेल्प की कि लॉज और रिचुअल्स को कंपाइल कर सकें, जो भी बुक कीपिंग है उसको फैसिलिटेट कर सके। बुक कीपिंग मतलब जो अकाउंट्स है उसको हम फैसिलिटेट कर सके, उसके कारण हमारा ट्रेड और टैक्स कलेक्शन भी फैसिलिटेट होगा, और लार्ज प्रोफेशनल आर्मी भी बनी रहेगी। और इसी टाइम पे 16वां सूत्र जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो कि मेजरमेंट के लिए फेमस है, तो वो आया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे हमारी जो पॉपुलेशन जो हमारा
ट्रेड था कैसे फैसिलिटेट हुआ। नेक्स्ट अगर बात करें रूरल सेटलमेंट की, तो रूरल सेटलमेंट जो थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेज में थे। हमको कैसे पता चलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे लोअर रूरल पीपल्स थे, रूरल पीपल्स थे जो एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे थे, वो जो भी एग्रीकल्चर नहीं कर रहे थे उनके तक पहुंचाते थे। तो नॉन एग्रीकल्चर लिविंग इन टाउन्स हैड टू फेड अप बाई एग्रीकल्चर लिविंग इन विलेजेस। ठीक है, तो गुड नंबर ऑफ रूरल सेटलमेंट जो है हमारे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेस से बिलोंग करते हैं। अब न्यूमरस विलेजेस भी मिले। अब विलेजेस जो हैं वो 3 टाइप में डिवाइडेड थे। पहला था टिपिकल विलेज, जहाँ पे बहुत सारे कास्ट और कम्युनिटीज़ थे। नेक्स्ट था हमारा जो कि लार्जेस्ट था और कौन हेड करता था, विलेज हेडमैन हेड करते थे, जिनको भोजकाज बोला गया। ठीक है, याद रखिएगा, विलेज हेडमैन को क्या बोला जाता था, भोजका बोला जाता था एट द टाइम ऑफ मगधन एम्पायर। सेकेंड जो हमारा विलेज था वो सब अर्बन विलेज था, जहाँ पे क्राफ्ट बहुत ज़्यादा होता था और ये जनरली हमारे विलेज मार्केट की तरह सर्व करते थे। थर्ड विलेज की अगर बात करें तो बॉर्डर विलेज बोलते थे उनको, और ये जनरली हमारे फॉरेस्ट कंट्री साइड के बिल्कुल बॉर्डर में रहता था और फॉरेस्ट के साथ मर्ज हो जाता था। और मेनली यहाँ पे जो पीपल रहते थे वो हंटर्स रहते थे और बहुत बैकवर्ड लाइफ जीते थे। तो ये हो गया हमारे विलेज। विलेज को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया और विलेज हेडमैन को भोजकास बोला। अब विलेज लैंड जो है वो कल्टीवेशन प्लॉट्स के हिसाब से डिवाइड किया गया और हर फैमिली को अलॉट किया गया। अब हर फैमिली जो कल्टीवेट करती थी अपने प्लॉट में, वो अपने मेंबर की हेल्प से कल्टीवेट करती थी और एग्रीकल्चरल लेबर्स भी रहते थे। फील्ड्स जो थी वो बहुत फेंस थी, मतलब चारों साइड से उनको क्लोज रखा जाता था। इरिगेशन चैनल्स भी बनाए जाते थे। कौन बनाता था, पीजन फैमिलीज बनाती थी अंडर द सुपरविजन ऑफ विलेज हेडमैन। अब पीजेंट्स जो थे उनको 1/6 ऑफ द जो भी प्रोड्यूस है वो एज अ टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, रॉयल एजेंट्स को। रॉयल एजेंट्स जो थे वो डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करते थे और जनरली कोई भी इंटरमीडिएट लैंडलॉर्ड्स नहीं था। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा जब हमने देखा कि बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स आजकल होते हैं बीच में जो बहुत पैसा खाते हैं, पर उस ज़माने में कोई भी लैंडलॉर्ड्स बीच में नहीं रहता था। बट अगर बात करें तो कुछ विलेजेस जो हैं वो ब्राह्मणास और चीफ्स बिग मर्चेंट्स को दे दिया जाता था। कुछ प्लॉट ऑफ लैंड जो है वो स्लेव्स के थ्रू, एग्रीकल्चरल लेबर्स के थ्रू वर्क किया जाता था उसमें। और रिच पीजेंट्स को अगर बात करें तो गृहपतीज बोला जाता था। तो याद रखिएगा, रिच पीजेंट्स को क्या बोला जाता था, गृहपतीज, जो ऑलमोस्ट सेम एज वैश्यास रहते थे। ठीक है, तो वैश्यास का ऑब्वियसली वर्क था एग्रीकल्चर पे। ठीक है, तो ये हो गया पीजेंट्स कितना टैक्स पे करते थे। अब एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो राइस जो है स्टेपल सीरियल प्रोड्यूस्ड हुआ जो कि हमारे ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और बिहार में। और पैडी ट्रांसप्लांटेशन यहाँ पे बिगिनिंग हुई, लार्ज स्केल बिगिनिंग हुई पैडी ट्रांसप्लांटेशन की। ठीक है, अब पैडी ट्रांसप्लांटेशन और वेट पैडी जो है प्रोडक्शन, वो कहीं ना कहीं हमारी ईल्ड को बढ़ा दिया। फिर उसके अलावा अगर बात करें तो बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन भी ग्रो होते थे। एग्रीकल्चर बहुत एडवांस हो गया। क्यों एडवांस हो गया? बिकॉज आयरन प्लवशेयर्स मिले और जो हमारा रीजन था मिडिल गैंगेटिक प्लेन, उसकी फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि वहाँ पे एलुवियम सॉइल थी। नेक्स्ट अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, तो टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली आयरन मिला तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी थी जो कि कहीं ना कहीं हमारे मिडिल गैंगेटिक प्लेन में फॉरेस्ट को क्लियर करने में हेल्प की और कल्टीवेशन और सेटलमेंट बढ़ाने में हेल्प किया। बट आयरन आता कहाँ से था? तो आयरन जो है सिंहभूम और मयूरभंज रीजन से आता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट आयरन माइंस है, जिसके कारण जो है हमारी फूड की सप्लाई इंक्रीज़ हुई और क्राफ्ट और एग्रीकल्चर इंक्रीज़ हुआ। अब पिक्चर अगर बताएं इकोनॉमी की, तो सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो हमारी जो यहाँ की इकोनॉमी थी, ये हमारी एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी। तो याद रखिएगा कौन सी इकोनॉमी थी? एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे हमारा सेकंड अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुआ। अर्बन इकोनॉमी थी। ठीक है, यहाँ पे पीपल सिर्फ अपने लिए नहीं ग्रो करते थे कंजम्पशंस के लिए, बाकी लोगों को सेल करने के लिए भी ग्रो करते थे, क्योंकि हमको टैक्सेस से पता चला। मेंटेनेंस ऑफ आर्मीज बहुत ज़्यादा होती थी, इसी के कारण हमारा लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स डेवलप हुआ। ठीक है, तो हम मटीरियल लाइफ में हमने क्या क्या देखा? पहली चीज़ की बिगिनिंग हुई हमारे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की। फिर हमने देखा बिगिनिंग हुई मेटेलिक मनी की, पंचमार्क्ड कॉइन्स। फिर हमने देखा बिगिनिंग हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन का। क्यों? क्योंकि टाउन्स बहुत ज़्यादा बढ़े, हमारे राइज ऑफ टाउन्स हुए। ठीक है, फिर हमने देखा कि हमारा जो बिगनिंग था वो गिल्ड सिस्टम का बिगनिंग हुआ, क्योंकि आर्टिशन और मर्चेंट्स को गिल्ड के बेसिस पे डिवाइड किया गया। फिर देखा कि जो भी हमारे आर्टिशंस और मर्चेंट्स हैं वो बहुत लॉन्ग वे तक हमारा जो क्राफ्ट्स है उसको कैरी करते थे।
उसके बाद कैरी करने के बाद हमने ये देखा कि ट्रेड जो है वो मनी और राइटिंग के थ्रू बढ़ाया गया। बहुत सारे विलेज 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, 3 पार्ट्स में, और विलेज हेडमैन को भोजकास बोला गया। अब पीजेंट जो थे 1/6 एज अ प्रोड्यूस जो था उनका वो टैक्स की तरह पे करते थे। फिर हमने देखा कि रिच पीजेंट्स गृहपतिस बोला जाता था। एग्रीकल्चर में देखा राइस जो है, राइस लार्ज स्केल पैडी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हुआ और अदर टाइप के हमको क्रॉप्स भी मिले। और आयरन माइंस देखे एंड इकोनॉमी देखी कि हमारी जो इकोनॉमी थी इस टाइम पे एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी, ठीक है, और अर्बन इकोनॉमी थी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द मटेरियल लाइफ। लेट्स कम टू द मैप। हम देख लेते हैं एक बार कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहाँ कहाँ मिला। तो देख सकते हैं जैसे तक्षशिला वाले रीजन में हमने बोला था, और हमारा ईस्टर्न यूपी जो बिहार वाला रीजन है वहाँ पे पूरा मिला, जो कि श्रावस्ती हो गया, ठीक है, दिल्ली हो गया, सिन्हापुर हो गया, पानीपत हो गया, ये सारे एरिया में हमको मिला। कुछ कुछ हमको हैदराबाद, अमरावती, इधर वाले एरिया में भी नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर मिले। ओके, सो हम समरी देख लेते हैं। हाँ, सो नॉर्दर्न ब्लैक बिगिनिंग अगर बात करें स्टेट एंड वर्ना सोसाइटी इन द एज ऑफ बुद्धा की अगर बात करें तो 6th सेंचुरी BC था। मटेरियल लाइफ अगर बात करें तो मटेरियल लाइफ हमने किस बेसिस पे बताया है, पाली टेक्स्ट और संस्कृत लिटरेचर के बेसिस पे बताया। तो सबसे पहले हमने देखा बिगिनिंग ऑफ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरी 6th सेंचुरी BC में। तो ग्लॉसी और शाइनी थी, फाइन फैब्रिक से बनी थी और टेबल वेयर की तरह सर्व करती थी फॉर रिचर पीपल। अब इसी के कारण हमारा बिगिनिंग हुआ सेकेंड अर्बनाइजेशन का। कैसे? क्योंकि सेकेंड अर्बनाइजेशन क्यों बिगिन हुआ? बिकॉज लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स अपीयर हुए मिडिल गैंगेटिक बेसिन में, जैसे कि कौशाम्बी, श्रावस्ती, वाराणसी, कपिलवस्तु एक्सेट्रा। और ये साइट्स कहीं ना कहीं मड स्ट्रक्चर और हैबिटेशन शो की, जैसे कि वुडन पैलेसेट्स फाउंड हुए, हाउसेज जो थे मड ब्रिक्स और वुड से बने होते थे। और ये हमको इंडिकेट करता था कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है लेटर वैदिक पीरियड के टाइम से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेक्स्ट अगर बात करें तो आर्ट एंड क्राफ्ट्स तो था ही, और बिगनिंग हुआ हमारे गिल्ड सिस्टम की। अब एरियाज जो थे वो पूरी तरह आर्टिशन और मर्चेंट्स के द्वारा इनहेबिटेंट थे, और उनको ऑर्गेनाइज किया गया इनटू गिल्ड अंडर रिस्पेक्टिव हेडमैन, ठीक है, 18 गिल्ड्स एग्जांपल। अब जितने भी आर्टिशन और मर्चेंट्स थे वो फिक्स लोकेलिटीज़ में रहते थे, और मर्चेंट्स को वैसास बोला गया, जो कि हमको वाराणसी में मिले। अब स्पेशलाइजेशन जो था क्राफ्ट में वो कहीं ना कहीं गिल्ड सिस्टम और लोकलाइजेशन की वजह से बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ, और क्राफ्ट्स जो था हेरिडेटरी था। अब क्राफ्ट्स जो है वो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी किया जाता था बाय द मर्चेंट्स टू वेरियस रूट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाउन्स जो थे वो रिवर बैंक्स के अलॉन्ग सिचुएटेड थे। अब ट्रेड कैसे फैसिलिटेट हुआ? 2 चीज़ों से, यूज़ ऑफ मनी, क्योंकि बिगिनिंग हुई मेटेलिक मनी की, पंचमार्क कॉइन्स बने, ठीक है, वेजेस और प्राइजेस दोनों मनी में पे किए गए। राइटिंग्स की अगर बात करें तो कंपाइलेशन जो था, लॉ, रिचुअल्स और बुक कीपिंग हमारा प्रमोट हुआ, ट्रेड टैक्स कलेक्शन प्रमोट हुआ, लार्जर प्रोफेशनल आर्मी जैसे कि सुलवा से उत्तर मेजरमेंट में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें विलेज सेटलमेंट की तो 3 टाइप्स के विलेज डिवाइडेड हुए। टिपिकल विलेज जहाँ पे कास्ट और कम्युनिटीज़ रहती थी, और कौन हेड विलेज हेडमैन हेड करते थे, जिनको भोजकास बोला गया। फिर सब अर्बन विलेजेस आए जहाँ पे क्राफ्ट विलेजेस थे, और ये जनरली मार्केट की तरह सर्व करते थे। फिर बॉर्डर विलेज आए जो कि हमारे फॉरेस्ट से मर्ज थे, कंट्री के बॉर्डर में रहते थे। अब कल्टिवेटेड प्लॉट्स जो हैं और फैमिली वाइज जो है उनको डिवाइड किया गया। नेक्स्ट अगर बात करें टैक्सेशन की तो टैक्सेशन में पीजेंट्स जो है 1/6 पार्ट जो था प्रोड्यूस का एज अ टैक्स पे करते थे, और टैक्स जो है डायरेक्टली कौन कलेक्ट करता था? हमारे रॉयल एजेंट्स कलेक्ट करते थे। अब रिच पीजेंट्स जो है जिनको गृहपतिस बोला गया वो जो है नहीं पे करते थे टैक्स, और जनरली ब्राह्मण्स वगैरह एक्सक्लूसिव पावर इंजॉय करते थे। नेक्स्ट एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी थी। कैसे? क्योंकि लार्ज स्केल पैडी ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट हुआ, बार्ले, पल्सेस, मिलेट्स, कॉटन, शुगर केन जैसे फूड डेवलप हुए। फिर ये क्यों पॉसिबल हुआ? बिकॉज आयरन प्लवशेयर और इमेंस फर्टिलिटी थी हमारे एलुवियम सॉइल की, जिसके कारण और ये किसके थ्रू प्रमोट की गई? टेक्नोलॉजी के थ्रू, जैसे कि आयरन हमारा है जिसके कारण हमने फॉरेस्ट क्लियर किया और सरप्लस फूड हमारा प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। तो इंक्रीज इन फूड सप्लाई ऑफ टूल्स एंड एग्रीकल्चर। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि आयरन ओर्स ऑब्टेन कहाँ से हम लेते थे? सिंहभूम और मयूरभंज रीजन से। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसी यही कहीं ना कहीं पिक्चर जो है इकोनॉमी की वो डिफरेंट बताती है लेटर वैदिक पीरियड जो आया था, क्योंकि लेटर वैदिक पीरियड में ऑब्वियसली एग्रीकल्चर था, बट यहाँ पे लार्ज स्केल फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी जनरेट हुई। बिगिनिंग हुआ अर्बन इकोनॉमी का, और जो कहीं ना कहीं सब्सिस्टेंस प्रोवाइड की प्रोड्यूसर्स को भी, और जो
प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उनको भी। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि इसके कारण जो है आर्मीज़ और टैक्सेस हम लगा पाए और आर्मीज़ हम मेंटेन कर पाए, और इसी के कारण हमारा लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स जो हैं डेवलप हुए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मटीरियल लाइफ। तो हमने पढ़ा नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, सेकेंड अर्बनाइजेशन, गिल्ड सिस्टम, विलेज सेटलमेंट, टैक्सेशन एंड एडवांस्ड फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी। ओके, सो आई होप आपको ये बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे हमारी मटेरियल लाइफ थी एट द टाइम ऑफ मगधन और बुद्धा टाइम पे। ओके, नेक्स्ट कम टू द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की अगर बात करें तो हमने देखा था लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो जनरली असेंबलीज हमारी डिसअपियर हो गई थी, सभा एंड समिति का फॉर्म चेंज हो गया था, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्राह्मण्स वगैरह एक्सक्लूसिव हो गए थे, बहुत सारे अलग फंक्शनरीज बने। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मगधन एम्पायर की अगर बात करें तो हमारी कौशाला और मगध जो है एक लार्ज पावरफुल स्टेट्स बन के आए, और जितने भी रूलर्स थे उनके हेरिडेटरी मोनार्क्स थे, ठीक है, जो कि क्षत्रिय वर्णा से बिलोंग करते थे। फॉर एग्जाम्पल बिंबिसार आए, अजातशत्रु आए, तो बिंबिसार का बेटा ही अजातशत्रु थे, फिर अजातशत्रु के बेटे ही युधिष्ठिर थे, तो हेरिडेटरी पोजीशन थी, ठीक है। अब जातकस और जो स्टोरीज है हमारे बुद्धा की, प्रीवियस बर्थ की बुद्धा की, वो हमको किंग के बारे में बताती हैं, चीफ्स के बारे में बताती हैं, ठीक है। बट अगर बात करें तो किंग जो है इस टाइम पे हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस उनको दिया गया कि वो सबसे बड़े होंगे और उनको वो जो है स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे अपने पर्सन को और अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है। ही यील्डेड ग्राउंड ओनली, जनरली उनके लिए जो बहुत रिलीजियस लीडर्स हैं उन्हीं के लिए उन्होंने अपनी उसमें जगह रखी, जैसे कि बुद्धा हो गए, ठीक है। और किंग जो है जनरली किंगडम को एक्सपैंड करके जो है विक्ट्री जीत के जो है वो वॉरलॉर्ड बोला गया। अब इससे हमको पता चलता है कि बिंबिसार हो गए, अजातशत्रु हो गए। बिंबिसार में हमने पढ़ा कि बिंबिसार जो है कौशाला मैरिज अलाइंसेस किए, जिसके कारण काशी और कौशाला ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ गई थी। फिर अजातशत्रु भी आए, उन्होंने भी वो जो है रिलेशंस को ज़्यादा नहीं मानते थे, फिर और उन्होंने बहुत सारे एरिया को अपने अंदर कर लिया था। तो ऐसे करके बहुत सारे रूलर्स आए जो सिर्फ अपने एरिया को एक्सपैंड करने के लिए वो किए। नेक्स्ट ये हो गया तो किंग की बात। नेक्स्ट अगर बात करें किंग के ऑफिशियल्स की, तो किंग जो है हाई और लो ऑफिशियल्स दोनों मेंटेन करते थे, बट हायर ऑफिशियल्स को महामत्रास बोला गया। तो याद रखिएगा हायर ऑफिशियल्स को क्या बोला गया? महामत्रास। और वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते थे, जैसे मिनिस्टर होते थे तो जिनको मंत्रिन बोला गया, कमांडर को सेना नायक बोला गया, याद रखिएगा कमांडर को क्या बोला गया? सेना नायक। फिर जज होते थे, चीफ अकाउंटेंट होते थे, हेड ऑफ रॉयल हरेम होते थे, और कुछ क्लास ऑफ ऑफिसर्स को आयुक्तास बोला गया। वो सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते थे बट कुछ अलग स्टेट्स में, ठीक है। तो आयुक्तास भी क्या है? कुछ ऑफिसर्स हैं। नेक्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन अगर बात करें तो किंग जो है अपना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स के थ्रू काम ऑफिशियल्स के थ्रू करते थे। जैसे कि वर्षाकारा जो थे मगध का ऑफिसर था, और दीर्घचार्याना जो थे वो कौशाला के ऑफिसर थे, इन्फ्लुएंशियल मिनिस्टर थे। तो जो वर्षाकारा थे वो जनरली लिच्छवीज जो थे वैशाली के, और पूरी तरह उनको अपने कब्जे में कर लिया था, और अजातशत्रु को बोला था कि आप जो है इस रिपब्लिक को, लिच्छवी एक रिपब्लिक है, उसको आप अपने अंदर ले लीजिए। सेकंड अगर बात करें दीर्घचार्याना, तो वो जो है विद द हेल्प ऑफ, वो किसकी हेल्प करते थे? कौशाला के जो किंग थे उनकी हेल्प करते थे। अब जो हायर ऑफिसर्स और मिनिस्टर्स थे वो लार्जली अगर बात करें तो ब्राह्मण्स होते थे और प्रीस्टली क्लास होते थे, ठीक है। जनरली वो नहीं होते थे जो हमारे लोअर क्लास पीपल है। तो ये पूरी जो पोजीशन थी वो किसके लिए रिजर्व थी? ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व थी। नेक्स्ट अगर बात करें कौशाला और मगध में, डिस्पाइट पंचमार्क कॉइन्स बहुत ज़्यादा यूज था, पर इन्फ्लुएंशियल जो था ब्राह्मण का और सेतीस का, वो उनको कैसे पे किया जाता था? जो रेवेन्यू आता था विलेजेस से, उसको एज अ ग्रांट की तरह उनको पे किया जाता था। अब किंग जो है उनको ज़रूरत नहीं रहती थी कि विलेजेस से उनको परमिशन लेनी है या नहीं लेनी है, जैसे कि लेटर वैदिक टाइम पे रहता था, बट यहाँ पे नहीं रहा। और बेनिफिशियरी जो है उनको सिर्फ रेवेन्यू दिया जाता था, उनको कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी नहीं दी जाती थी। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन विलेज हेडमैन के हाथ में रहता था, जिनको भोजकास बोला गया। और अगर हम लेटर वैदिक टाइम की बात करें तो ट्राइबल इकोनॉमी थी, तो ट्राइबल रेजिमेंट्स जो थे उनको ग्रामीणी बोला जाता था, जो कि लीडर होते थे ग्राम के, उनके हाथ में रहता था। जो कि उनकी लाइफ क्या थी? सेडेंट्री थी,
प्लफ कल्टीवेशन था, बट ग्रामीणी यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होके क्या बन गए, विलेज हेडमैन बन गए। विलेज हेडमैन को बोला गया भोजकास, और डिफरेंट नेम से जाना गया, ग्राम भोजकास, ग्रामीणी एंड ग्रामिका। 86,000 ग्रामिकास जो हैं वो बिंबिसार के टाइम पे हमको मिले। अब जो नंबर था वो कन्वेंशनल था, बट जनरली बोला जाता है कि उनका जो लिंक था वो डायरेक्टली किंग से था। विलेज हेडमैन जो थे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे पीजेंट से, और विलेज के जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन करते थे। कुछ ऑपरेसिव हेडमैन भी थे जिनको टास्क दिया जाता था बाय द विलेजर्स। ठीक है, तो ये हो गए हमारे किंग। फिर हमने ऑफिशियल्स, फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हुआ, फिर विलेज रूरल एडमिनिस्ट्रेशन देखा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मगधन अम्पायर। नाउ लेट्स कम टू द एडमिनिस्ट्रेशन का, हम वो देख लेते हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे। किंग की पोजीशन हेरिडेटरी मोनार्क थी, हाईएस्ट ऑफिशियल स्टेटस था इनका, और ये स्पेशल प्रोटेक्शन किसको देते थे, पीपल और अपनी प्रॉपर्टी को देते थे। और कुछ रिलीजियस जो लीडर्स थे जैसे कि बुद्ध जी थे, उनको अपने उसमें रखते थे। फॉर एग्जाम्पल बिम्बिसार एंड अजात शत्रु जो हो गए, ये इंपॉर्टेंट किंग हो गए। अब किंग ऑफिशियल्स की बात करें तो हायर ऑफिशियल्स और लो ऑफिशियल्स दोनों को मेंटेन करते थे, पर हायर ऑफिशियल्स को महामत्रास बोला गया, जिनका फंक्शन था मिनिस्टर, कमांडर, जज, अकाउंट, रॉयल हरेम। ठीक है, तो कमांडर को सेना नायक बोला गया, मिनिस्टर को मंत्रिन बोला गया। फिर कुछ अदर क्लास ऑफ ऑफिशियल्स थे जिनको आयुक्तास बोला गया, और ये जनरली सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते थे बट कुछ दूसरे स्टेट्स में। नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट की अगर बात करें एडमिनिस्ट्रेशन की, तो किंग जो है एडमिनिस्ट्रेशन किसके थ्रू कैरी करते थे, ऑफिशियल्स के थ्रू, जैसे वर्षाकारा मगध के हो गए, दीर्घचारान्य कौशाल के हो गए। ठीक है, और ये जो पोजीशन थी ये जनरली हमारे ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व थी, इसमें कोई अलग और जो कि अलग क्लैन से बिलोंग नहीं करते थे, किसी भी क्लैन से हो, मतलब सेम क्लैन से बिलोंग करते थे, और इनको ग्रांट दिया जाता था कहाँ से, जो विलेज से रेवेन्यू कलेक्ट होता था उससे। अब रूरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन विलेज हेडमैन के हाथ में था। विलेज हेडमैन को डिफरेंट नेम से जाना जाता था, ग्राम भोजकास, ग्रामीणी एंड ग्रामिकास। 86,000 ग्रामिकास हमको बिम्बिसार के टाइम पे मिले, जो कि हमको बताते हैं कि डायरेक्ट लिंक उनका किंग से था। और ये जो क्या करते थे विलेज हेडमैन, टैक्सेस को कलेक्ट करते थे विलेजर से, और लॉ एंड ऑर्डर को लोकेलिटी में मेंटेन करते थे। ओके, तो एडमिनिस्ट्रेशन में हमने 2-3-4 चीज़ें, किंग, ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड विलेज एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा। Okay, now let's come to army and taxation. Army and taxation, wait a second. Yes, एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ, आर्मी एंड टैक्सेशन। तो अब आपको अलेक्जेंडर और ईरानियन इन्वेजन जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि नंदास की आर्मी इतनी ज़्यादा थी, इतने सारे एलिफेंट थे कि वो जो है अलेक्जेंडर की आर्मी ने ईस्टवर्ड मूव करने से मना कर दिया था। तो उससे ही हमको पता चलता है कि जो स्टेट की पावर क्यों बढ़ी, क्योंकि इनकी आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी जो है बहुत ज़्यादा फॉर्म हुई थी। यहाँ पे सबसे पहली बार फॉर्मेशन ऑफ लार्ज प्रोफेशनल आर्मी हुई। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेशन नंदाज रूलर जो थे मगध के 20,000 कैवलरी, 200,000 इन्फेंट्री, 2,000 हॉर्स चैरियट एंड अबाउट 4,000 एलिफेंट्स जो थे। अब अगर बात करें लेटर वैदिक पीरियड के टाइम की, तो चैरियट्स जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ था जिसके थ्रू वो लड़ते थे। बट अगर हम मगधन अम्पायर की बात करें तो यहाँ पे एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, क्योंकि बहुत सारे एलिफेंट्स जो हैं वो मगधन अम्पायर को जीतने में हेल्प किए। ठीक है, अब लार्ज लॉन्ग सर्विस आर्मी थी वो किसके थ्रू पे किया जाता था, स्टेट एक्सचेकर के, क्योंकि एनॉमरस वेल्थ था। ये बहुत सारे लोग जो है, हमने देखा टैक्स सिस्टम डेवलप हुआ था क्योंकि पीजेंट्स को देना पड़ता था। पर अगर हम बात करें लेटर वैदिक टाइम पे, तो बाली जो था वो वॉलेंट्री हमारा पेमेंट था जो ट्राइब्समैन देते थे टू देयर चीफ्स इन वैदिक टाइम्स। बट ये बाली जो है ये हमारा कंपलसरी बन गया, कंपलसरी पेमेंट बन गया। और ये कौन कलेक्ट करता था, बाली सदक्स कलेक्ट करते थे, और बाली सदक्स ऑफिसर्स हैं जिनको अपॉइंट किया जाता था, जो कि हम पीजेंट से जो है टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, तो 1/6 जो था प्रोड्यूस का एज कलेक्टेड एट टैक्स, जो कि हमने पहले भी देखा। ठीक है, अब टैक्सेस जो थे वो रॉयल एजेंट्स कलेक्ट करते थे विद द हेल्प ऑफ विलेज हेडमैन, जिनको भोजकास बोला गया। एडवेंट ऑफ राइटिंग जो है वो कहीं ना कहीं हमको हेल्प की कि कैसे हम टैक्स को कलेक्ट कर रहे हैं और कैसे असेसमेंट कर सकते हैं। पंचमार्क कॉइन्स की डिस्कवरी के कारण जो हमको पता चला कि टैक्स जो है कैश और काइन दोनों में पे किया जाता था। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में पेमेंट जो है वो पैडी में किया जाता था। फोर्स लेबर जो है रॉयल वर्क के लिए प्रैक्टिस की जाती थी। और बर्थ स्टोरीज जो है बुद्धा की वो हमको कुछ कुछ बताती कि पीजेंट्स जो है
वो किंग के डर के कारण वो बहुत बाहर रहते थे, स्टेट के बाहर रहते थे इन ऑर्डर टू एस्केप ऑपरेसिव बर्डन ऑफ टैक्सेस। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लॉन्ग सर्विस आर्मी। अब आर्टिशन एंड ट्रेडर्स की बात करें तो वो भी टैक्सेस पे करते थे। ठीक है, आर्टिशंस जो थे वो पूरे दिन वर्क करते थे, पूरे मंथ वर्क करते थे, और ट्रेडर्स को जो है अगर अपनी कमोडिटी को वो सेल कर रहे हैं तो उनको एज अ कस्टम भी पे करना पड़ता था। और टोल्स कौन कलेक्ट करता था? एक ऑफिसर कलेक्ट करते थे जिनको बोला गया सॉल किका, और शुल्क अध्यक्ष, याद रखिएगा शुल्क अध्यक्ष बोला गया। ठीक है, तो टोल जो कलेक्ट करते थे उन ऑफिसर्स को क्या बोला गया? शुल्क अध्यक्ष। अब किंग जो है कोई भी सभा एंड समिति यहाँ पे नहीं रही, क्योंकि हमने देखा था कि सभा और समिति वहाँ पे चेंज फॉर्म में हो गई थी लेटर वैदिक पीरियड टाइम पे, पर मगधन एम्पायर के टाइम पे कोई भी सभा समिति नहीं थी। पॉपुलर असेंबलीज जो थी वो डिसअपियर हो गई पोस्ट वैदिक के बाद। ठीक है, पोस्ट क्यों डिसअपियर हुई? क्योंकि सोसाइटी चेंज हुई, वर्ना का फॉर्म चेंज हुआ। ठीक है, तो देयर प्लेस जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेशन था उनकी प्लेस जो है वर्ना और कास्ट ग्रुप ने ले लिया। सो कास्ट लॉस और कस्टम्स जो है वो उनको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी गई। अब पॉपुलर असेंबलीज जो थी वो स्मॉलर किंगडम में थी वैदिक टाइम पे, क्योंकि वैदिक पीरियड्स में छोटी छोटी असेंबलीज बनी। बट जैसे ही बड़ा टाउन बना मगधन और कौशाला, तो उसके हिसाब से हम असेंबलीज जो है इतने बड़े एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक असेंबली नहीं बना सकते, क्योंकि हमको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया कि असेंबली का फॉर्म चेंज किया क्योंकि सर्कमस्टांसेस चेंज हुआ, और यहाँ पे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया स्मॉल बॉडी कॉल परिषद, जो कि एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व थी। और ये जनरली स्मॉल रिपब्लिकन स्टेट्स जो थे जैसे साक्यास लिच्छवीज, वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बनी। ठीक है, तो परिषद एक बॉडी बनी जो कि एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व थी। तो याद रखिएगा, ऐसे ही हम अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, हम यहाँ भी अपने इधर भी बात करें, तो अगर मान लीजिए मुंबई एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसके लिए भी हमको एक जगह, मुंबई में बहुत सारी जगह आती हैं, हर जगह के लिए अलग अलग हमको बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुंबई में एक जगह बैठ के कोई भी सारी चीज़ें हैंडल नहीं कर सकता। तो जितना बड़ा स्टेट उतने ज़्यादा ऑफिशियल्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द आर्मी एंड टैक्सेशन। लेट्स कम टू द समरी। तो आर्मी की अगर बात करें तो लार्ज प्रोफेशनल आर्मी मेंटेन करते थे। ठीक है, क्योंकि लार्ज प्रोफेशनल आर्मी मेंटेन करते थे और बहुत सारे एलिफेंट्स होते थे, और ये डिफरेंट था वैदिक एज थे, क्योंकि वैदिक एज में सबसे ज़्यादा हम चैरियट यूज़ करते थे। अब आर्मी जो है मेंटेन किसके थ्रू होती थी? स्टेट के एक्सचेकर के थ्रू, जो कि टैक्सेस आता था। अब टैक्सेशन की अगर बात करें तो बाली जो था वो वॉलेंट्री ग्रांट था, जो वॉलेंट्री पेमेंट था, जो हमारे पीजेंट से हम कलेक्ट करते थे एट द टाइम ऑफ वैदिक टाइम्स। बट बाली सदक्स ऑफिसर्स आए जिन्होंने कंपलसरी पेमेंट कर दी, और जो भी 1/6 जो प्रोड्यूस था पीजेंट्स को एज अ टैक्स पे करना पड़ता था बाली सदक्स को, वो कलेक्ट करते थे। अब पीजेंट्स जो है उनको फोर्स लेबर भी की तरह उनको बहुत फोर्स किया जाता था फॉर रॉयल वर्क। अब ये हेल्प हमको किस में किया? ये टैक्सेस कलेक्ट करना विद द एडवेंट ऑफ राइटिंग, पंचमार्क कॉइन और बोथ काइंड इन कैश। अब आर्टिशंस और ट्रेडर्स जो थे वो भी टैक्सेस पे करते थे, और टोल जो कलेक्ट करता था उन ऑफिशियल्स को बोला गया शुल्क अध्यक्ष। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्मी एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट अगर बात करें आर्मी एंड टैक्सेशन में ही, तो असेंबलीज डिसअपियर हो गई। असेंबलीज क्यों डिसअपियर हुई? बिकॉज टाउन्स जो थे, जैसे कि हमारे लार्ज टाउन्स डेवलप हुए मगध और कौशाला। दूसरा रीज़न ये था कि ट्राइबल पीपल जो है वो रिप्लेस्ड बाई वर्ना, कास्ट ग्रुप एंड कास्ट लॉस। ठीक है, तो चेंज सर्कमस्टांसेस के हिसाब से एक स्मॉल बॉडी डेवलप हुई जिसको परिषद बोला गया, और ये एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व थी, और बहुत सारे रिपब्लिक्स जो थे साक्याज और लिच्छवीज वहाँ पे प्रिविलेंट हुई। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट आर्मी एंड टैक्सेशन। नेक्स्ट कम टू द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। अब हमने देखा कि बहुत सारे हमारे रिपब्लिक्स जनरेट हुए, जैसे कि हमारा साक्याज हो गया, लिच्छवीज हो गए। तो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हुई। तो याद रखिएगा कौन से सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे एग्जिस्ट हुई ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में। अब रिपब्लिक्स जो थे वो इंडस बेसिन में भी थे, कुछ रेमिनेंट्स भी थे वैदिक ट्राइब्स के, बट मोस्टली अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अब रिपब्लिक्स की अगर बात करें तो रिपब्लिक्स में रियल पावर जो है वो ट्राइबल ओलिगेरिक
किसके पास रहती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल साक्याज और लिच्छवीज हो गए, तो रूलिंग क्लास जो होगी साक्याज और लिच्छवीज की वो सेम क्लैन से और सेम वर्ना से बिलोंग करेगी, कोई भी अलग वर्ना और अलग क्लैन से नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल लिच्छवीज जो थे वैशाली के 707 राजाज जो थे वो असेंबली में बैठते थे इन मोटे हॉल, और ब्राह्मण्स जो थे यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं थे, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्षत्रिय क्लैन के रूलर्स जो थे वो रूल करते थे, तो ब्राह्मण्स को अलाउड नहीं होता था। बट पोस्ट मॉडर्न टाइम्स पे अगर बात करें तो जो रिपब्लिक्स बने जैसे कि मालवास, गुजरात, छत्रीस, तो यहाँ पे क्या था कि छत्रीस और ब्राह्मणर्स को सिटीजनशिप दी गई, ठीक है, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में। बट स्लेव्स और हायर्ड लेबर्स जो थे एक्सक्लूडेड थे। फिर ब्यास रिवर के पास पंजाब जो एरिया, वहाँ पे मेंबरशिप रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि जो भी एक एलिफेंट स्टेट को देगा उनके लिए जो बनेगी, उनके लिए जो है हम वो मेंबर बन सकते हैं। तो ट्राइबल ओलिगार्कीज जो थी वो बहुत ज़्यादा थी रिपब्लिक्स में। नेक्स्ट अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो थी साक्याज और लिच्छवीज की वो बहुत सिंपल थी, जैसे कि उप राजा जिसको वाइस किंग बोला गया, सेनापति को कमांडर बोला गया, और भंड गारिका को ट्रेजरर बोला गया। तो याद रखिएगा ट्रेजरर को क्या बोला गया, भंड गारिका। और बहुत सारे 7 कोर्ट्स भी हमने देखे। अब इन केस ऑफ सर्टेन स्टेट्स अगर बात करें तो किंग इन द एज ऑफ बुद्धा वो जनरली हेरिडेटरी किंग्स के द्वारा रूल नहीं करते थे, बट बाई पर्सन जो असेंबलीज के रिस्पॉन्सिबल है वो। बट बहुत ज़्यादा अंतर था इन सब चीज़ों में। तो अब अगर हम बात करें रिपब्लिक्स जो है कैसे मोनार्कीज से डिफर करता है, तो रिपब्लिक्स जो है बहुत मोनार्कीज से डिफर करता है इन सेवरल वेज। फॉर एग्जाम्पल इन मोनार्कीज अगर बात करें तो किंग जो है वो सोल रिसिपिएंट होता है, वही रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं फ्रॉम द पीजेंट्स। याद रखिएगा किंग जो है, मान लीजिए एक पावर है किंग, किंग के नीचे बहुत सारे विलेजेस हैं, बहुत सारे वो हैं, तो किंग जो है वो सोल रिसिपिएंट है, वही जो है रेवेन्यू कलेक्ट करेगा पीजेंट से। बट इन रिपब्लिक्स अगर बात करें तो बहुत एक किंग है, उसके नीचे बहुत सारे ट्राइबल ओलिगार्कीज हैं, और हर ट्राइबल ओलिगार्कीज जो है उसको राजा बोला गया, और वो जो है अपने हिसाब से टैक्स को कलेक्ट करेगा। अब सेकेंड रीजन अगर बात करें तो हर मोनार्की जो है वो रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करती है, और उसके अलावा किसी को अथॉरिटी नहीं देती कि कोई भी आर्मी मेंटेन करे। बट इन ट्राइबल ओलिगार्कीज रिपब्लिक्स में अगर बात करें तो हर राजा अपनी खुद की एक आर्मी मेंटेन करता है, एक छोटी आर्मी मेंटेन करता है जिसको अंडर हिज सेनापति, सो ईच ऑफ देम एक दूसरे से compete कर सके। तो ये सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस की अगर बात करें तो ब्राह्मण्स को जो है एक्सक्लूसिव पावर दी गई है, ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया गया है मोनार्की में, बट रिपब्लिक्स में उनका कोई भी प्लेस नहीं है, जैसे कि हमने देखा लिच्छवीज और साक्यास में। फोर्थ रीजन की अगर बात करें, मेन डिफरेंस ये है कि मोनार्कीज और रिपब्लिक्स में मेन डिफरेंस ये है कि रिपब्लिक्स जो है वो ओलिगार्कीज असेंबलीज है उनके अंदर फंक्शन करते हैं, इंडिविजुअल के अंदर फंक्शन नहीं करते। पर मोनार्कीज जो है इंडिविजुअल के अंदर फंक्शन करते हैं। तो दीज आर द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द मोनार्कीज एंड द रिपब्लिक्स। कितने अच्छे से समझाएं। नेक्स्ट अगर बात करें रिपब्लिकन ट्रेडिशन की, तो वो जनरली फीवल हुआ मॉडर्न पीरियड के टाइम पे, बट प्री मॉडर्न के टाइम पे भी मोनार्कीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और कॉमन थी, ठीक है। टू देम द स्टेट अगर बात करें गवर्नमेंट जो है और किंगशिप का मतलब सेम था। तो दीघा निकाय है, एक हमारा टेक्स्ट है बुद्धिस्ट का पाली टेक्स्ट। आप मुझे बताइएगा कि ये कौन से उसमें कौन से पिटक में मेंशन है। मैंने आपको पढ़ाया है बहुत अच्छे से, सूत पिटक, अविदम पिटक एंड, ठीक है। तो ये 3 पिटक्स में से किस पिटक में दीघा निकाय मेंशन है। अब अगर बात करें ग्रेजुअली दीघा निकाय बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट है, वो हमको बताते हैं अर्लीस्ट स्टेज बताते हैं कि ह्यूमन बींग्स पहले कैसे खुश रहते थे, पर धीरे धीरे प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करे, वाइफ्स के साथ रहना ऑक्यूपाई करे, तो वो बहुत ज़्यादा उससे लालची हो गए, ठीक है। अब इस लालच को ख़त्म करने के लिए एक चीफ को इलेक्ट किया गया जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता था और पीपल को प्रोटेक्ट करता था। इन रिटर्न ऑफ प्रोटेक्शन क्या करते थे, पीपल प्रॉमिस करते थे कि वो जो है चीफ को पैडी, अपने जो भी कल्टीवेट कर रहे हैं वो पैडी देंगे, ठीक है, मतलब राइस देंगे, और चीफ को ही किंगशिप बोला गया। और इसी टाइप से हमारा किंगशिप और स्टेट हमारा ओरिजिनेट हुआ। तो कैसे किंगशिप ओरिजिनेट हुआ और स्टेट, क्योंकि प्रॉपर्टी और विमेन जो है बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई करने लगे थे, जिसके कारण एक चीफ को बनाया गया। चीफ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते थे और प्रोटेक्ट करते थे पीपल को, और उन्हीं चीफ को पीपल क्या करते थे, एज अ गिफ्ट की तरह पैडी देते थे, और उसी टाइप से हमारा डेवलप हुआ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट रिपब्लिक्स, ठीक है। तो हम एक बार देख लेते हैं
रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। तो रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो रियल पावर जो है ट्राइबल ओलिगार्कीज के पास रहता है। फॉर एग्जांपल साक्याज और लिच्छवीज जो थे रूलिंग क्लास थे, जो कि सेम क्लैन और सेम वर्ना से बिलोंग करते थे। ब्राह्मण्स को एक्सक्लूड किया था। पोस्ट मॉडर्न टाइम्स में जो रिपब्लिक्स बने उनमें ब्राह्मण्स और क्षत्रियस को सिटीजनशिप दे दिया गया, अदर को एक्सक्लूड कर दिया गया। पंजाब के पास जो रिपब्लिक्स थे उसमें मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड थी कि जो एक एलिफेंट देगा स्टेट को उन्हीं को बस मेंबर देंगे। फिर दूसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी जो है हमारे लिच्छवीज और साक्यास की वो बहुत सिंपल थी, जैसे कि वाइस किंग को उपराजा बोला गया, कमांडर को सेनापति बोला गया, ट्रेजरर्स को भंडागारिका बोला गया और 7 कोर्ट्स भी थे। अब डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिक्स और मोनार्कीज में बहुत अच्छे से समझाया गया। रिपब्लिक जो है वहाँ पे हर ट्राइबल ओलिगार्कीज जो है वो राजा होता है, टैक्स कलेक्ट करता है, बट मोनार्कीज में किंग जो है सोल रिसिपिएंट होता है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। अब रिपब्लिक्स की बात करें तो हर राजा के फ्री है कि अपनी आर्मी वो मेंटेन कर सकता है, अपनी छोटी आर्मी अंडर हिज सेनापति, बट मोनार्कीज में सिर्फ एक ही आर्मी मेंटेन होगी, किसी अलग ग्रुप को और किसी और को जो है परमिशन नहीं थी आर्मी रखने की। अब रिपब्लिक्स में ब्राह्मण्स का कोई प्लेस नहीं था, नॉट दे रिकग्नाइज स्टेट्स, बट यहाँ पे मोनार्कीज में ब्राह्मण्स को ग्रेट इन्फ्लुएंस दिया गया। और जो हमारी रिपब्लिकन थी मेन डिफरेंस यही था कि फंक्शन अंडर द लीडरशिप ऑफ ओलिगार्कीज असेंबलीज, बट ये जो है फंक्शन एज एन इंडिविजुअल। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन रिपब्लिकन एंड मोनार्कीज। बट हाउ द किंगशिप स्टेट ओरिजिनेटेड, तो अर्लियर ह्यूमन बींग्स जो थे वो बहुत हैप्पीली रहते थे, दीघा निकाय में मेंशन है, बट ग्रेजुअली वो प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई करना स्टार्ट करे, विमेंस के साथ रहना स्टार्ट किए। टू एंड दिस एक चीफ को अपॉइंट किया गया कि जो भी चीफ हैं वो लॉ एंड ऑर्डर और मेंटेन करेंगे और पीपल को प्रोटेक्ट करेंगे वहाँ के रीजन को। इन रिटर्न चीफ को जो है एज अ फॉर्म ऑफ ग्रांट दिया गया, पैडी एज अ फॉर्म ऑफ ग्रांट दिया गया, और उसी के कारण जो है उन्हीं चीफ को कहा गया किंगशिप और स्टेट ओरिजिनेट हुआ। तो दिस इज ऑल अबाउट द रिपब्लिकन एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स कम टू सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन। सोशल ऑर्डर एंड लेजिस्लेशन की अगर बात करें तो इंडियन लीगल और जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे ओरिजिनेट हुआ। फॉर्मली अगर बात करें तो पीपल जो है ट्राइबल लॉ के थ्रू गवर्न होते थे लेटर वैदिक पीरियड के टाइम पे, ठीक है। 4 क्लासेस ऑफ वर्नास थी जिनका अलग अलग फंक्शन था, बट नाउ ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो है क्लियरली 4 क्लासेस में डिवाइड हो गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। और यहाँ पे धर्मशास्त्र जो है धर्मसूत्रास लाया गया जो कि बहुत सारी ड्यूटीज़ चारों वर्ना की ड्यूटीज़ को बताते हैं और सिविल और क्रिमिनल लॉ बताते हैं बेस्ड ऑन वर्ना सिस्टम। तो उन्होंने बोला कि जितना ज़्यादा हायर वर्ना होगा उनको कम पनिशमेंट मिलेगी, उतना प्योरर होगा, और जितना लोअर वर्ना होगा उनको ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी और इम्प्योरर होंगे, ठीक है। तो ऑल काइंड ऑफ डिसेबिलिटी किसके पास गई? शूद्रास के पास इम्पोज हुई। उनको ना तो रिलीजियस राइट था ना ही लीगल राइट था, उनको उपन्यास में इन्वेस्ट करने में भी नहीं दिया जाता था। क्राइम्स जो है अगर ब्राह्मण्स के अगेंस्ट कमिट किए गए हैं तो उनको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलती थी। जो लॉ गिवर्स थे वो हमको बताते हैं कि शूद्रास जो हैं, जो हमारे ब्रह्मा थे, उनके पैर से जन्मे, ठीक है। सो मेंबर्स जो थे हायर वर्नास के, वो स्पेशली ब्राह्मण्स, उनको अनटचेबल की तरह ट्रीट करते थे। जो भी फूड वो टच कर देते थे उनको नहीं छूते थे, ठीक है। मैरिज रिलेशंस रिफ्यूज़ कर देते थे। तो हायर पोस्ट ये सारी चीज़ें उनके साथ थी। हायर पोस्ट जो थी वो ब्राह्मण्स के लिए रिजर्व थी, वो उनके लिए नहीं रिजर्व थी। तो वो स्पेसिफिकली उनको बोला जाता था कि वो ट्वाइस बॉर्न है एज अ स्लेव, आर्टिशन एंड एग्रीकल्चरल लेबर्स। तो इन दिस रिस्पेक्ट इवन जैनिज्म, बुद्धिज़्म की अगर बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शूद्रास और वैश्यास की कंडीशन इंप्रूव करने की बात की, बट अगर बात करें तो उन्होंने भले एक न्यू रिलीजन ऑर्डर बनाया बट उनकी पोजीशन जो थी फिर भी लो ही थी, ठीक है। तो इट इज सेड दैट गौतम बुद्धा विजिटेड द असेंबलीज ऑफ ब्राह्मण्स, क्षत्रियज एंड गृहपतिज और हाउस होल्डर्स, बट वो असेंबली जो थी शूद्रास की वहाँ पे कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द हमारी जो सोशल कंडीशन वर्ना सिस्टम डिवाइड हुए। फिर सिविल एंड क्रिमिनल लॉ जो थे वो कौन एडमिनिस्टर करता था? रॉयल एजेंट्स, ठीक है। बहुत ही गहरी पनिशमेंट देते थे। क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जो भी पनिशमेंट दी जाती है वो जनरली रिवेंज की तरह ली जाती थी। अगर आपने कान किसी का काट दिया तो कान ही आपका काटेंगे, दांत किसी का निकाल दिया तो दांत ही निकालेंगे। तो इस टाइप की पनिशमेंट थी। अब ऑल दो अगर बात करें तो ब्राह्मणिकल लॉ बुक जो है वो बहुत सारे सोशल स्टेटस को डिफरेंट वर्नास के एक्सप्लेन किए और उनके हिसाब से लॉस बनाए, बट उन्होंने कस्टम्स जो है नॉन वैदिक ट्राइबल ग्रुप्स का उसको जो है इग्नोर नहीं किया और उसको भी इन्वॉल्व किया। अब एज जो था बुद्धा का वो इम्पॉर्टेंट क्यों था?
बहुत सारी चीज़ें हुई इंडियन पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी में बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एग्रीकल्चर जो है वो फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी बन गया, अर्बन इकोनॉमी बन गया। ये पॉसिबल क्यों हुआ? क्योंकि टैक्सेस कलेक्ट किया हमने पीजेंट से और इसी के कारण हमारे लार्ज स्टेट्स मिले। अब इन ऑर्डर टू कंटिन्यू सिस्टम जो था वर्ना का, इसी सिस्टम को कंटिन्यू करने के लिए जो वर्ना ऑर्डर था वो डिवाइज्ड हो गया और हर वर्ना का फंक्शन जो है उन्होंने लेट डाउन कर दिया। अब क्या क्या फंक्शन थे? जैसे कि रूलर्स और फाइटर्स को क्षत्रियस बोला गया, प्रीस्ट और टीचर्स को ब्राह्मणास बोला गया, पीजेंट्स और टैक्स पेयर्स को वैश्यास बोला गया और जो भी 3 वर्णास को सर्व करेंगे उनको शूद्रास बोला गया एज अ लेबरर्स। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा वर्ना सिस्टम हमारा डिफाइंड हो गया, पूरी तरह फंक्शंस को ले डाउन कर दिया इस टाइम पे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सोशल ऑर्डर। तो लेट्स कम टू द सोशल ऑर्डर, हम देख लेते हैं। तो ट्राइबल कम्युनिटी जो है क्लियरली डिवाइड हो गई 4 वर्णास में। धर्म सूत्रास लेट डाउन किए गए 4 वर्णास के लिए और क्रिमिनल लॉ अकॉर्डिंग टू 4 वर्णास के अकॉर्डिंग दिया गया। अब सब काइंड की डिसेबिलिटी किस पे बेस्ड थी? शूद्रास पे बेस्ड थी, उन पे इम्पोज की जाती थी। जैसे कि रिलीजियस और लीगल राइट्स नहीं दिए गए, उनको उपन्यास पढ़ने का नहीं दिया गया, पनिशमेंट बहुत ज़्यादा देती जाती थी। वो जो है उनको बोला जाता था कि वो क्रिएटर के फीट से जन्मे हैं, वो ब्राह्मण्स को टच नहीं कर सकते, हायर पोस्ट में नहीं अपॉइंट कर सकते, एज अ ट्वाइस बॉर्न की तरह सर्व करते हैं। ठीक है, अब सिविल और क्रिमिनल लॉज जो थे वो रॉयल एजेंट्स एडमिनिस्टर करते थे और पनिशमेंट जो थी क्रिमिनल लॉज के लिए एज अ गवर्न बाय आइडिया ऑफ रिवेंज। अब इंडियन लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम यहाँ पे पहली बार ओरिजिनेट हुआ, याद रखिएगा। अब वाई द एज ऑफ बुद्धा इज इंपॉर्टेंट? क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पॉलिटी, सोशल, सोसाइटी, इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए, वर्ना ऑर्डर पूरी तरह डिवाइज्ड हो गया और उनके फंक्शन क्लियरली हमको बताए गए कि क्या क्या फंक्शन होंगे। जैसे कि क्षत्रिय के रूलर और फाइटर, ब्राह्मण्स के प्रीस्ट और टीचर्स, पीजेंट्स और टैक्स पेयर्स वैश्यास कहलाएंगे और शूद्रास को लेबरल्स जो कि 3 क्लासेस को सर्व करेंगे। एग्रीकल्चर पूरी तरह इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि एडवांस फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी हो गई। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? ये हेल्प किया कि हम टैक्सेस कलेक्ट कर सकते हैं और ट्रिब्यूट्स कलेक्ट कर सकते हैं और उसके कारण हम लार्ज टेरिटोरियल स्टेट्स फाउंड कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी क्योंकि बुद्धा के टाइम पे ही मगधन एम्पायर आया। मगधन एम्पायर की मतलब ये बुद्धा के टाइम के हमको चीज़ें बता रहा है तो उसी टाइम मगधन एम्पायर की भी बता रहा है। पॉइंट आउट द इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द एज ऑफ बुद्धा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की अगर बात करें तो पहली चीज़ आयरन का क्या है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होने के कारण सबसे पहली चीज़ कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर आए। दूसरी चीज़ सेकेंड अर्बनाइजेशन का बिगनिंग हुआ, मेटेलिक मनी का बिगनिंग हुआ, टैक्सेशन सिस्टम हमने देखा कि प्रोड्यूस करा, गिल्ड सिस्टम बिगनिंग हुआ। व्हाट इज़ मेंट बाय द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेस? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड फेस एक टाइप की पॉटरी हमको मिली, ये पॉटरी जो है हमको ईस्टर्न यूपी और बिहार में मिली, बहुत शाइनी होती थी, फाइन फैब्रिक से बनी होती थी। तो ये हो गया। हाउ वर द वर्नास ऑर्गेनाइज्ड इन पोस्ट वैदिक टाइम्स? वर्नास कैसे ऑर्गेनाइज्ड हुए? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस। ठीक है, डिस्क्राइब द सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन मोनार्कियल स्टेट। तो मोनार्कियल स्टेट में कैसा सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, तो डिफरेंस हमने देख लिया। एंड रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कैसी होती है वो भी हमने देख लिया। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आई विल स्टार्ट द एज ऑफ मॉरन्स टुमारो। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।